इधर मधु को जैसे ही होश आया, उसने अपने चारों ओर नजरें घुमाकर देखा तो मीरा उसके सिरहाने बैठी थी। मधु उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दी और उठकर बैठने लगी। मीरा ने उसे सहारा देते हुए कहा, संभल कर मधु। मधु के बैठते ही मीरा ने कहा, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ, पहले खाना खा ले और फिर अपनी मेडिसिन ले लेना। मधु ने कोई जवाब नहीं दिया, पर मीरा उठकर चली गई। तभी वहाँ रोहित आ गया और मधु को होश में देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तुम ठीक हो, ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मधु ने उसे देखा पर कोई रिएक्ट नहीं किया तो रोहित उसके पास आकर बैठा और बोला, मधु, मेरी दादी माँ कहती हैं, जो इंसान बीते हुए कल में जीता है वो कभी खुश नहीं रहता, इसलिए प्लीज़ कल की रात को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंक दो। मैं नहीं जानता कि कल रात तुम पर क्या बीती, पर इस बात का अंदेशा है मुझे कि कल की रात अच्छी तो नहीं गुजरी होगी। पर मधु, तुम कल की रात एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। मधु पुनः कुछ कहे रोहित को देखने लगी तो रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, और एक बात, अगर ज़िंदगी में तुम्हें कभी भी अपने इस दोस्त की ज़रूरत पड़े तो बस एक बार पलट कर देख लेना, तुम मुझे हमेशा अपने पीछे खड़ा पाओगी। चलता हूँ, अपना ख्याल रखना, बाय। मधु ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बाय रोहित। मधु के इतना कहते ही रोहित मुस्कुराते हुए चला गया। उसके जाते ही मीरा वहाँ आ गई। उसके हाथ में ट्रे थी, उसमें मधु के लिए नाश्ता था। मीरा ने ट्रे मधु के सामने रखी और कहा, ये ले तेरे फेवरेट पोहे, मैंने खुद बनाए हैं और टेस्ट भी किए हैं, बहुत यम्मी बने हैं और तुझे ज़रूर पसंद आएंगे। इतना कहकर मीरा ने मधु को चम्मच से पोहे खिलाए और उसके कुछ कहने का इंतज़ार करने लगी, पर मधु ने कुछ नहीं कहा। तो मीरा ने उसे फिर से एक चम्मच पोहे खिलाए और कहा, मधु, मैंने इतने प्यार से तेरे लिए पोहे बनाए हैं और तूने कुछ नहीं कहा। मधु ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बहुत अच्छे बने हैं। सुनकर मीरा मुस्कुराने लगी। तभी उसके सारे फ्रेंड्स रूम में आ गए। मीरा मधु को अपने हाथों से खिला रही थी। सिया ने मधु से पूछा, मधु, तूने हमें बताया नहीं कि तू जंगल में कैसे पहुंची? सिया का ये सवाल सुनकर एक बार फिर मधु को सब कुछ याद आ गया। सब मधु की ओर देखने लगे। मधु ने जैसे ही अपने सबके चेहरे पर अपने लिए चिंता देखी तो कहा, कल जब बर्फ का तूफान आया तो मैं खुद को संभाल नहीं पाई और लुढ़कती हुई नीचे जा गिरी। एक पत्थर से टकराने की वजह से मुझे चोट लग गई और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं एकदम अकेली थी। मैंने अपने लिए रात बिताने के लिए एक बर्फबारी से बचने के लिए जगह ढूंढी और फिर सारी रात वहीं रही। ये सुनकर समीर ने तुरंत कहा, शुक्र है भगवान का कि तुम बर्फ़ गिरने की वजह से जंगली जानवर बाहर नहीं आए और उन्होंने तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ये सुनकर मधु ने मीरा से कहा, बस मीरा, मेरा पेट भर गया, मुझे वो नहीं खाना। मीरा ने चम्मच नीचे रखी और पानी का गिलास उसे पकड़ा कर कहा, दवाई देते हुए कहा, ये दवाई ली और ये गर्म दूध पीकर आराम कर। मधु ने अपनी मेडिसिन ली और दूध पी लिया। मीरा ने मधु को उसका फ़ोन देकर कहा, मधु, ये तेरा फ़ोन, प्लीज़ एक बार अंकल को फ़ोन कर ले। 2 बार उनका फ़ोन आ चुका है। विनय ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हम लोग भी चलकर कुछ खाते हैं और मधु को आराम करने देते हैं। हाँ, सुप्रिया के हाँ कहते ही मीरा को छोड़कर सब लोग वहाँ से चले गए। मधु हाथ में फ़ोन पकड़े उदास बैठी थी। मीरा ने मधु की ओर देखकर मन ही मन कहा, ये मधु इतनी उदास क्यों है और घर फ़ोन क्यों नहीं कर रही है? मीरा ने मधु की ओर देखते हुए कहा, मधु, अंकल तेरी चिंता कर रहे थे, फ़ोन कर उन्हें। मधु ने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। ये देखकर मीरा ने मधु की बाह पर हाथ रखकर कहा, मधु फ़ोन कर। मधु एक बार फिर चौंक गई। उसे बार बार इस तरह से चौंकते देख मीरा भी परेशान हो गई। मधु ने मन ही मन खुद से कहा, मधु, हिम्मत करके पापा से बात तो तुझे करनी ही होगी, वरना पापा परेशान हो जाएंगे। मधु ने तुरंत फ़ोन उठाया और अपने पापा को फ़ोन करने लगी। मीरा बिना कुछ कहे सिर्फ मधु के चेहरे के एक्सप्रेशन देख रही थी। उसने मन ही मन खुद से कहा, पता नहीं क्यों पर मेरा दिल कह रहा है
कि कोई बात है जो मधु छिपा रही है और वही बात उसे परेशान कर रही है। दूसरी ओर मोहन के फ़ोन की बेल बजते ही वो खुशी से टेबल पर रखे अपने फ़ोन की ओर बढ़े। आरती भी उनके फ़ोन की आवाज़ सुनकर किचन से बाहर आ गई, पर उसने अपने कदमों के मोहन के कमरे के बाहर ही रोक लिया। मोहन ने फ़ोन रिसीव करते हुए कहा, मधु। अपने पापा के मुंह से अपना नाम सुनकर मधु ने खुद को संभाला और हिम्मत जुटाकर अपने पापा से सवाल किया, आपकी तबीयत कैसी है पापा? मेरी तबीयत को छोड़ और तुझे ये बता कि शिमला देखने और अपना प्रोजेक्ट बनाने में मेरी बेटी इतनी बिजी हो गई कि उसे अपने पापा को फ़ोन करने की फुर्सत नहीं मिल रही, मोहन ने कहा। मधु ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, कल सुबह मैंने आपको कॉल किया था पर आपने फ़ोन नहीं उठाया और हम सब कुफरी चले गए और वहाँ से वापस आकर मैं बहुत थक गई थी। मेरी आँख कब लग गई मुझे पता भी नहीं चला। ये सुनकर मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, तू जानती है ना बेटा कि तेरे बिना तेरे पापा को जीने की आदत नहीं है। तू नहीं होती है तो तेरे पापा का किसी चीज़ में मन नहीं लगता। तो सिर्फ अपने पापा की मुस्कान ही नहीं है, ज़िंदगी भी है। इसलिए जब तक तू शिमला में है मुझे सुबह शाम रोज़ फ़ोन करना ताकि मैं सुकून से सो पाऊँ, समझी? जी पापा। माँ कैसी हैं? मधु ने पूछा। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, तेरी माँ बिल्कुल ठीक है, कहेगी नहीं पर वो भी तुझे बहुत मिस कर रही है। सिर्फ ऊपर से गुस्सा दिखाती है पर अंदर ही अंदर तेरी बहुत परवाह करती है। आरती बाहर खड़ी ये सब सुन रही थी। मैं जानती हूँ पापा, मधु ने धीमी आवाज़ में कहा। तो मोहन ने मधु से तुरंत पूछा, मधु तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मधु ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत करिए। ये सुनकर मोहन ने गहरी सांस ली और कहा, अब मैं फ़ोन रखता हूँ, शाम को फिर फ़ोन करूँगा। अपना ख्याल रखना और अपना प्रोजेक्ट अच्छे से बनाना, ठीक है? जी पापा। मधु को इतना कहते ही मोहन ने फ़ोन कट कर दिया। मधु ने अपना फ़ोन टेबल पर रखा और बिना मीरा की ओर देखे चुपचाप लेट गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ऋषभ और उसके सारे दोस्तों ने जंगल में मधु को हर जगह ढूंढा पर मधु उन्हें कहीं नहीं मिली। ऋषभ परेशान एक पेड़ से टिककर खड़ा था। बार बार उसे मधु का चेहरा नजर आ रहा था और बच्चों जैसी उसकी हंसी सुनाई दे रही थी। कल जब उसने मधु को बच्चों के साथ बर्फ पर खेलते देखा था, वो मंजर उसकी आंखों के सामने से जा ही नहीं रहा था। उसने अपनी जेब से शराब की बाटल निकाली, उसे पीते हुए खुद से कहा, इतने सालों बाद तुम मुझे मिली हो, इसलिए इतनी आसानी से तुम इस बार मुझसे दूर नहीं जा सकती। तुम्हें हर हाल में मेरे सामने आना ही होगा। इतना कहकर उसने हरीश को फ़ोन किया। दूसरी ओर से हरीश ने फ़ोन उठाकर कहा, ऋषभ हम उसे ढूंढ रहे हैं, वो लड़की मिल जाएगी। उस कॉटेज में जाकर पता करो कि जो लड़के लड़कियां वहाँ कल रात ठहरे थे वो कहाँ से आए थे। ऋषभ ने शराब का एक घूंट पीकर कहा। हरीश ने तुरंत कहा, ठीक है मैं अभी जाता हूँ। हरीश के इतना कहते ही ऋषभ ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और शराब पीते हुए वहाँ से चला गया। इधर मधु सो रही थी। नींद में उसे वो सब नजर आ रहा था जो कल रात हुआ। वो घबराकर उठ बैठी। उसे इस तरह घबराया देखकर उसके पास बैठी मीरा ने उसे पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ मधु? मधु ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे घबराहट से पसीना आ रहा था। मीरा ने उसके गाल पर जैसे ही हाथ रखा, मधु ने उसका हाथ हटा दिया और रूम से बाहर भाग गई। मधु, इतना कहकर मीरा भी उसके पीछे दौड़ी। मधु रोती हुई गेस्ट हाउस से बाहर गार्डन में आ गई और वहाँ बनी एक चेयर पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मीरा भी उसके पीछे दौड़ती हुई वहाँ आ गई। मधु को इस तरह रोते देख कर मीरा उसके पास बैठी। मीरा ने मधु के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर पूछा, क्या हुआ मधु, ऐसे क्यों रो रही हो? मीरा, वो इतना कहकर मधु फिर से रोने लगी। तो मीरा ने मधु के चेहरे को अपनी ओर करके पूछा, कहाँ थी तू कल रात भर? मधु बिना कोई जवाब दिए बस रोई जा रही थी। मीरा ने फिर से पूछा, क्या हुआ मधु, मुझे नहीं बताएगी?
मधु ने रोते हुए कहा, मीरा, कल जब वो बर्फ़ का तूफान आया तो मैं बर्फ़ पर से लुढ़कती हुई नीचे नदी में गिरी और बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं बिल्कुल अकेली थी और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, दूर दूर तक कोई नहीं था। मैं तुम सबको ढूंढते ढूंढते पहाड़ी के नीचे नदी में जा गिरी। नदी में? पर तुझे तो स्विमिंग नहीं आती। फिर तू पानी से बाहर कैसे आई? मीरा ने हैरानी से पूछा। मधु ने कहा, एक लड़के ने मुझे बचाया। ये सुनकर मीरा की आंखें खुली की खुली रह गई और वो हैरानी से मधु को देखने लगी। मधु ने पूरी बात मीरा को बताई और रोने लगी। मधु की बात सुनकर मीरा के जैसे होश ही उड़ गए हों। उसे समझ नहीं आया कि वो मधु से क्या कहे। मीरा कुछ देर मधु को ऐसे ही रोती देख रही थी, पर वो मधु को कैसे संभाले वो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मधु को देखकर उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। कुछ देर बाद मीरा ने खुद को संभाला और मधु के कंधे पर हाथ रखा। उसके हाथ रखते ही मधु उसके गले लगकर रोने लगी। मीरा ने रोते हुए कहा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। न मैं तुझे झूठ बोलकर यहाँ लाती और न ये सब होता। मधु ने रोते हुए कहा, मैंने कहा था तुझसे कि उस बाबा की आंखों में एक तेज था और उसकी कही बात जरूर सच होगी। मीरा ने मधु के आंसू पोंछे और कहा, चल मधु, हम पुलिस स्टेशन जाकर उस लड़के की कंप्लेन करते हैं और उसे ढूंढ कर सजा दिलाएंगे। इतना कहकर मीरा ने मधु का हाथ पकड़ा और उठकर जाने लगी, पर मधु नहीं उठी। मीरा ने पलटकर मधु की ओर देखा तो मधु ने हैरानी से पूछा, किस बात की कंप्लेन? मीरा फिर से मधु के पास बैठी और उससे बोली, मधु, उस लड़के ने तेरे साथ जो भी किया उसके बाद उसे सज़ा तो मिलनी चाहिए ना। हम चुप नहीं रहेंगे। हम पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएंगे और पुलिस उसे तेरे सामने लाकर खड़ा कर देगी। फिर हम उसे उसके किए की सज़ा दिलवाएंगे। मधु ने अपने आंसू पोंछ कर कहा, नहीं मीरा, अगर मैंने उस लड़के की कंप्लेन की और उसे सज़ा मिली तो मैं अपनी ही नज़रों में गिर जाऊंगी, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया शायद मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए किया, किसी गलत इरादे से नहीं। ये सुनकर मीरा ने गुस्से में कहा, मधु, तेरे ज़िंदगी बचाने के लिए उसका कुछ गलत करना ज़रूरी नहीं था। जो उसने किया है ना, वो गुनाह है जिसकी सज़ा उसे मिलनी चाहिए। मधु ने मीरा की आंखों में देखकर कहा, मीरा, मैं ये भी नहीं जानती कि उसने मेरे साथ कुछ गलत किया भी है या नहीं, तो मैं उसे मेरी जान बचाने की सज़ा कैसे दे दूँ? मीरा ने गुस्से में कहा, तू पागल हो गई है क्या? चल मेरे साथ, हम उसकी कंप्लेन ज़रूर करेंगे, क्योंकि अगर हम आज चुप रहे तो तुझे कल की रात की कीमत ज़िंदगी भर चुकानी पड़ सकती है। लोगों के ऐसे सवालों के जवाब देने पड़ सकते हैं जो तू कभी नहीं दे पाएगी। इसलिए उसके किए की सज़ा मैं तुझे कभी भुगतने नहीं दूंगी मधु, कभी नहीं। मधु ने मीरा की ओर देखा और कहा, मीरा, कल रात जिस नदी में मैं जाकर गिरी थी ना, उसका पानी बर्फ़ जितना ठंडा था। उसके बाद भी उस लड़के ने शायद एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा। वो मेरी जान बचाने के लिए नदी में कूदा और मुझे नदी से बाहर निकाल कर लाया। मुझे पानी से निकालने के बाद इतनी बर्फ़ में अगर वो चाहता तो मुझे वहीं छोड़कर जा सकता था या फिर जो चाहे मेरे साथ कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने मुझे उठाया और मुझे उस कॉटेज तक लेकर गया। मैं ये जानती हूँ कि मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि अगर वो मुझे नहीं बचाता तो शायद मैं ठंड से मर गई होती। उसने जो भी किया सिर्फ़ और सिर्फ मुझे बचाने के लिए किया। कल रात उसने 2 बार मेरी जान बचाई है, पहले नदी में और फिर ठंड से, और तू मुझे उसे सज़ा दिलाने के लिए कह रही है। आई एम सॉरी मीरा, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा ज़मीर मुझे ऐसा करने की इजाज़त कभी नहीं देगा और मैं उस लड़के को मेरी जान बचाने की सज़ा कभी नहीं दूंगी। मीरा ने मधु के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आई एम सॉरी, पर मधु, शायद तुझे इस बात का अंदेशा भी नहीं है कि कल रात जो कुछ हुआ उसकी वजह से तुझे क्या कुछ सहना पड़ सकता है। पर फिर भी मैं उसकी कंप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। मधु को इतना कहते ही मीरा उसे हैरानी से देखने लगी और गुस्से में बोली,
तो फिर मुझे ये भी बता दो मिस मधु शर्मा की अब आप क्या करोगी, कैसे सामना करेंगी अपनी उस सौतेली माँ का जिसकी नज़रों में तू कांटे की तरह चुभती है। जब उन्हें सच का पता चलेगा तो उसके चुभते सवालों का कैसे जवाब दोगी। और ये भी बता दे कि अनजाने में ही सही पर अगर कल रात उस लड़के ने तेरे साथ कुछ किया हो तो अपने पापा का सामना कैसे करेगी। और कौन यकीन करेगा तेरी इस बात का कि जिसके साथ कल रात तू थी उसे जानना तो दूर की बात, तूने उसका चेहरा तक नहीं देखा है। बोल मधु, क्या करने वाली है। मधु बिना कोई जवाब दिए उठकर जाने लगी तो मीरा ने गुस्से से पूछा, कहाँ जा रही है। उस नदी में कूद के अपनी ज़िंदगी खत्म करने, जहाँ तू कल रात गिरी थी ना। ये सुनकर मधु के कदम रुक गए। मीरा गुस्से में उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, या फिर रूम में जाकर पंखे से लटकेगी, या फिर इंदौर जाकर अपनी माँ से अपनी बेइज्जती करवाने के बाद अपने घर के सामने बने कुएं में कूदकर अपनी जान दे देगी। मधु ने मीरा की आंखों में देखकर कहा, मीरा, खुदकुशी वो लोग करते हैं जो कायर होते हैं, पर मैं ज़िंदगी से लड़ना अपने पैदा होने से पहले ही सीख कर इस दुनिया में आई थी। अपनी ज़िंदगी खत्म करने की इससे भी बड़ी वजह है मेरे पास मेरा परिवार, जो मेरी जिम्मेदारी है। और वैसे भी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसकी वजह से मुझे अपनी जान देनी पड़े। कल रात जो कुछ भी हुआ वो शायद तकदीर का लेखा था, और तकदीर के लिखे को कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं। इधर इतना कहकर मधु जाने लगी, पर मीरा अभी भी वहीं परेशान खड़ी थी। मधु कुछ कदम चली और फिर मीरा रुक गई। उसने पलटकर मीरा की ओर देखकर कहा, मीरा, अगर कल रात उसने मुझे नहीं बचाया होता तो आज उसे सज़ा दिलाने के लिए मैं जिंदा नहीं होती। मैंने तेरी बात मानकर उस लड़के के खिलाफ केस दर्ज कर दिया तो हो सकता है कि पुलिस उसे ढूंढकर मेरे सामने ले आए। पर कल अगर हमें ये पता चला कि उसने तो मेरे साथ कुछ किया ही नहीं, सिर्फ मेरी जान बचाई थी, तो क्या हम दोनों अपने आप को कभी माफ़ कर पाएंगे। मीरा सोच में पड़ गई और मधु अपने आंसू पोंछकर वहाँ से चली गई। रोहित फार्म हाउस पहुंचकर सीधे करण के कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि करण जमीन पर बैठा अपने बेड से टिक कर सो रहा था और पास में शराब की बोतल पड़ी हुई थी। रोहित ने जब उसे इस तरह देखा तो उसके रूम से बाहर आया। बाहर महेश सफाई कर रहा था। रोहित ने उसके पास आकर कहा, महेश। जी साहब। महेश ने रोहित की ओर देखकर कहा। रोहित ने महेश से पूछा, महेश, करण जब वापस आया तो उसका मूड ठीक तो था ना। महेश ने तुरंत जवाब दिया, नहीं साहब, करण साहब बहुत गुस्से में लौटे थे और आते ही सीधे अपने कमरे में चले गए। न ही कुछ खाया उन्होंने और न ही किसी से बात की। काका उनके कमरे में गए थे तो उन्होंने काका से कहा कि वो अकेले रहना चाहते हैं। ये सुनकर रोहित सोच में पड़ गया। महेश ने उससे पूछा, आपके लिए कॉफ़ी ले आऊं? हाँ। रोहित के इतना कहते ही महेश किचन की ओर चला गया। रोहित कुछ देर वहीं खड़ा कर करण के बारे में सोचता रहा और उसने खुद से कहा, ये करण को समझना इतना मुश्किल क्यों होता जा रहा है। जैसे जैसे करण और रिद्धिमा की शादी करीब आती जा रही है, मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही है। करण के उठते ही मुझे उसे रिद्धिमा को लेकर बात करनी ही होगी। इतना कहकर रोहित अपने कमरे में चला गया। इधर मधु खिड़की के पास खड़ी बाहर ही देख रही थी। कल रात का हादसा उसके जहन में अभी भी ज्यों का त्यों ही जिंदा था। मीरा को नाराज़ करके अपने लिए फैसले के बारे में सोचकर वो परेशान हो रही थी। मधु ने मन ही मन खुद से कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला कर तो लिया है, पर मैं जानती हूँ कि मीरा सही है। घर पहुँचते ही जब मैं ये बात माँ और पापा को बताऊँगी तो शायद उनका भरोसा हमेशा के लिए खो दूँगी। पर इतना बड़ा सच मैं उनसे छिपा भी तो नहीं सकती। एक झूठ से शुरू हुई शिमला की ये कहानी अगर शायद मेरी पूरी ज़िंदगी बदल देगी। उस बाबा की कही हर बात सच होते जा रही है। कल रात जो तूफान मेरी ज़िंदगी में आया है वो मुझसे मेरा सब कुछ छीन ले गया।
माँ तो पहले से ही मुझसे नफरत करती हैं। सच जानने के बाद शायद पापा भी मुझसे मुंह फेर लेंगे और मीरा वो भी शायद मुझसे नाराज़ है। इसलिए पिछले 3 घंटे से उसने मुझसे कोई बात नहीं की। शायद मुझे अपनी ज़िंदगी की यह लड़ाई बिना किसी के सहारे अकेले ही लड़नी पड़ेगी। मन ही मन इतना सोचने के बाद मधु ने अपना सूटकेस उठाया और कबर्ड से अपने कपड़े निकालकर सूटकेस में डालने लगी। तभी अचानक मधु के हथकरन का तावीज़ लग गया जिसे उसने खुद कबर्ड में रखा था। मधु उस तावीज़ को देखते हुए बेड पर बैठ गई। उसने उस लॉकेट जैसे दिखने वाले तावीज़ को खोला तो तावीज़ के अंदर रखे रुद्राज को देखकर वो शॉक्ड हो गई। उसने उस रुद्राज को उठाकर तावीज़ को सामने रखे टेबल पर रखा और उस रुद्राज को देखते हुए कहा, ये रुद्राज कहीं ये वही रुद्राज तो नहीं जो उस बाबा ने मुझे दिया था। मधु सोच में पड़ गई, फिर बोली, पर वो रुद्राज तो मुझसे तभी खो गया था जब उस बाबा ने मुझे वो रुद्राज दिया था और वो तो इंदौर में खोया था। तो फिर वो यहाँ शिमला में कैसे आ सकता है? नहीं नहीं, ये वो रुद्राज नहीं हो सकता। मधु ने उस रुद्राज को फिर से उस तावीज़ में रखते हुए कहा, ये तावीज़ अब मेरे पास आपकी अमानत बनकर रहेगा। मैं नहीं जानती कि ज़िंदगी मुझे आपसे दोबारा कभी मिलाएगी या नहीं, पर हाँ, आज के बाद जब भी मैं भगवान से दुआ मांगने के लिए अपने हाथ जोड़ूंगी तो आपकी खुशी ज़रूर मांगूंगी। मधु ने इतना कहा ही था कि मीरा वहाँ आ गई। उसे देखकर मधु ने ताबीज़ को अपने पर्स में रख लिया और फिर से पैकिंग करने लगी। मीरा ने मधु से बिना कुछ कहे अपना सूटकेस उठाया और वो भी अपना सामान पैक करने लगी। ये देखकर मधु उठकर उसके पास आकर बोली, आई एम सॉरी मीरा। मीरा ने गुस्से में अपने कपड़े सूटकेस में डालते हुए कहा, मैं तुझे यहाँ लाई थी इसलिए मैं ही तुझे तेरे घर वापस लेकर जाऊंगी। वैसे भी तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं तुझे अकेले ट्रैवल नहीं करने दे सकती। इतना कहकर मीरा गुस्से में अपना सामान पैक करने लगी। मधु ने मीरा के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी ओर किया और कहा, मैं जानती हूँ मीरा कि तू मेरे फैसले से खुश नहीं है, पर मीरा किसी को भी किसी की जान बचाने की सज़ा देना ये कहाँ का इंसाफ हुआ। उस लड़के को कोई ज़रूरत नहीं थी मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी खतरे में डालने की, फिर भी उसने मुझे बचाया। मुझे ठीक से कुछ याद नहीं है, पर बीच बीच में मुझे जब भी थोड़ा होश आया था तो मैंने ये महसूस किया कि वो मुझे उठाए लड़खड़ाते हुए बर्फ़ में चल रहा था। शायद उससे एक भी कदम चला नहीं जा रहा था, फिर भी उसने मुझे उठा रखा था। मेरा दिल कहता है कि उसने जो किया सिर्फ़ और सिर्फ मुझे बचाने के लिए किया, इसलिए मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। मैं उसके खिलाफ़ कोई कंप्लेन नहीं करूंगी। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर से पैकिंग करने लगी। मीरा, कल जब मेरी आँख खुली तो मैं घबराकर बिना उस लड़के को बताए वहाँ से भाग गई। क्या पता जब उस लड़के की आँख खुली हो तो उसने मुझे ढूंढा हो और मुझसे माफ़ी मांगने के लिए अभी भी मुझे ढूंढ रहा हो, मधु ने कहा। यह सुनकर मीरा भी सोच में पड़ गई। उसने मधु की ओर देखा और उससे कहा, मधु, मैं ये बात समझती हूँ कि तू शायद सही है, पर तू मेरी बात नहीं समझ रही है। मुझे उस लड़के से कोई लेना देना नहीं है। मुझे अगर किसी की फिक्र है तो वो है तेरी। मुझे इस बात को सोचकर भी घबराहट हो रही है कि कल सारी रात किसी लड़के के साथ रहने वाली बात अगर किसी को पता चल गई तो तेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ये सुनकर मधु भी सोच में पड़ गई। मीरा ने मधु की हथेली को अपनी दोनों हथेलियों में पकड़कर कहा, मधु, ये बात तेरे और मेरे अलावा सिर्फ वो लड़का जानता है जिसे हम दोनों ही नहीं जानते, और वो भी हमें नहीं जानता। अगर तू उस लड़के के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं करना चाहती तो कल की रात को हमेशा के लिए भूल जा और इस बात का जिक्र किसी के सामने कभी मत करना, अपने माँ पापा के सामने भी नहीं। ये सुनकर मधु बिना पलके झपकाए मीरा को हैरानी से देखने लगी। मीरा ने मधु के गाल को छूकर कहा, प्लीज़ मधु, मेरी बात समझने की कोशिश कर। तेरी वो सौतेली माँ, उन्हें अगर ये बात पता चल गई तो वो तो तुझे धक्के मार कर घर से बाहर फेंक देंगी और तेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाएंगी वो अलग, क्योंकि वो तो शायद
वर्षों से इसी मौके का इंतज़ार कर रही थी। और तेरे पापा, उनकी तबीयत पहले से ही खराब है। वो ये सच बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्लीज़ ये बात यहीं भूल कर हम इंदौर जाएंगे। नहीं मीरा, मैं ये कभी नहीं करूँगी। इतना बड़ा सच माँ और पापा से कभी नहीं छिपाऊंगी, फिर चाहे वो मेरे साथ कैसा भी सलूक करें। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर झूठ और अपनों से सच छिपाना, ये दो काम मेरे बस की बात नहीं है। ऐसा करके मैं अपनी नज़रों में गलत साबित हो जाऊंगी और मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। मैं घर पहुंचते ही माँ और पापा को सब कुछ सच सच बता दूंगी। मधु ने मीरा की ओर देखकर कहा। मीरा ने फिर से मधु को समझाते हुए कहा, प्लीज़ मधु, मेरी बात समझने की कोशिश कर। ये बात किसी को मत बता वरना तेरे लिए ज़िंदगी भर मुसीबत बन जाएगी, प्लीज़। मधु ने कोई जवाब नहीं दिया और बेड पर बैठ गई। मीरा ने मन ही मन खुद से कहा, मीरा, ये लड़की इतनी आसानी से तेरी बात नहीं मानेगी। सच्चाई और अच्छाई कूट कूट कर भरी है इसमें, इसलिए खुद को तबाह करने पर तुली है। पर तू किसी और के लिए किसी की सजा मधु को भुगतने कभी नहीं दे सकती, इसलिए तुझे कुछ तो करना ही होगा जिससे मधु ये बात किसी को न बताए। मधु उठकर अपना सामान पैक करने लगी तो मीरा ने मधु के पास बैठकर कहा, अच्छा ठीक है, बात मत मान मेरी ये बात। मेरी खुशी के लिए इतना तो कर ही सकती है ना कि हम ये ट्रिप कब ख़त्म करके ही सबके साथ जाएं। मेरे लिए 2-3 दिन तो यहाँ रुक ही सकती है। मधु ने मीरा की ओर देखा और मन ही मन खुद से कहा, रुक जा मधु, क्या पता कि इन 2 दिनों में तू उस लड़के तक पहुँच जाए जिसने कल रात तुझे बचाया था। मधु ने कुछ पल सोचकर मीरा से कहा, ठीक है, हम सबके साथ ही वापस जाएंगे। मीरा ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया और मन ही मन खुद से कहा, इन 3 दिनों में मैं तुझे किसी को कुछ न बताने के लिए मना लूँगी और उस आदमी को भी ढूंढने की पूरी कोशिश करूँगी जो कल रात तेरे साथ था। मधु ने मीरा की ओर देखकर पूछा, तूने कल से कुछ नहीं खाया ना? मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। इतना कहकर मधु जाने लगी तो मीरा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बेस पर बिठाकर बोली, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे फीवर है, तू आराम कर और चुपचाप यहाँ लेट जा, मैं खुद खा लूँगी। पर मीरा, अब मैं नहीं ठीक हूँ, मधु ने कहा। मीरा ने तुरंत कहा, मधु, तुझे फीवर अभी भी है, ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है, इसलिए तू चुपचाप से आराम कर, मैं अपने लिए खाना लेकर आती हूँ। इतना कहकर मीरा जाने लगी, पर जैसे ही वो दरवाजे पर पहुँची उसके कदम रुक गए। उसने पलटकर मधु की ओर देखा और कहा, मधु, एक बात हमेशा याद रखना, आज के बाद जो भी होगा उसका सामना तू अकेले नहीं करेगी, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और जो भी होगा उसका सामना हम दोनों को मिलकर करना है, समझी? ये सुनकर मधु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मीरा भी मुस्कुराते हुए चली गई। उसके जाते ही मधु ने खुद से कहा, नहीं मीरा, आगे जो भी होगा उसका सामना मुझे अकेले ही करना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तेरी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल आए। इधर करण की आंखें खुलते ही उसने सबसे पहले अपना फ़ोन उठाया और रेहान को फ़ोन किया। दूसरी ओर रेहान ने फ़ोन उठाया। करण कुछ कहता उसके पहले ही रेहान ने कहा, मुबारक हो मेरे दोस्त। किस बात के लिए? करण ने ज़मीन से उठकर बेड पर बैठते हुए पूछा। रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुबारकबाद इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी तक शिमला के किसी भी पुलिस स्टेशन में ना तो किसी लड़की के मिसिंग होने की कंप्लेंट दर्ज हुई है और ना ही किसी लड़के के रेप का कोई केस दर्ज किया है। और हाँ, अब तक हमारे पास किसी भी लड़की का सुसाइड केस भी नहीं आया। ये सुनकर करण ने अपनी आंखें बंद कर ली। रेहान ने कहा, करण, शायद वो लड़की भी तेरी तरह अच्छे दिल वाली है, इसलिए शायद वो लड़की भी ये बात समझ गई कि तूने जो भी किया सिर्फ उसे बचाने के लिए किया था। मैं फिर भी उस लड़की को तलाशना चाहता हूँ ताकि मैं उससे माफ़ी मांग सकूँ। अब तो मुझे तभी
सुकून आएगा जब वो लड़की मुझसे ये कहेगी कि उसने मुझे माफ़ कर दिया। करण ने खड़े होकर खिड़की की ओर बढ़ते हुए कहा। रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, करण, वो लड़की तुझे एक दिन ज़रूर मिल जाएगी और तुझे माफ़ भी कर देगी, क्योंकि मैं भी ये मानता हूँ कि तू कभी किसी लड़की के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। वैसे मैंने 2 हवलदारों को उस लड़की के बारे में पता लगाने के लिए पहाड़ी पर भेजा है। वो लड़की पहाड़ी से नदी में गिरी थी, तो वहाँ किसी के साथ तो पहुँची ही होगी, क्योंकि कोई तो उसे जानता ही होगा। बहुत जल्द उस लड़की का पता चल जाएगा। थैंक यू रेहान, थैंक यू सो मच, करण ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। तभी करण के रूम में रोहित आ गया। उसे देखते ही करण ने रेहान से कहा, रेहान, मैं तुझे थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ, ठीक है, बाय। रेहान ने इतना कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। रोहित ने करण के पास आकर कहा, करण, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। करण ने कबर्ड से अपने कपड़े निकालते हुए कहा, रोहित, इस वक्त मैं किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। मैं वापस आकर तुमसे बात करता हूँ। इतना कहकर करण ने अपने कपड़े बेड पर रखे और टॉवल लेकर वॉशरूम की ओर जाने लगा। पर रोहित ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं करण, मुझे अभी और इसी वक्त तुझसे बात करनी है। करण ने टॉवल बेड पर पटका और पूछा, बोल, ऐसी क्या ज़रूरी बात करनी है तुझे मुझसे, जिसके लिए तू कुछ देर इंतज़ार नहीं कर सकता? रोहित ने करण की ओर देखकर पूछा, करण, तू सच में रिद्धिमा से शादी करना चाहता है ना? रोहित का सवाल सुनकर करण ने उसकी ओर पीट करके कहा, तुझे मेरा जवाब पसंद नहीं आएगा, इसलिए प्लीज़ ऐसे सवाल मत कर जिसका जवाब ना मैं तुझे दे पाऊँगा और ना तू सुन पाएगा। ये सुनकर रोहित ने गुस्से में करण की बाह पकड़ी और उसे अपनी तरफ करके कहा, ओह, मतलब मैं सही हूँ, तू ना मेरी बहन से प्यार करता है और शायद ये शादी भी अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है। करण ने अपनी बात छुड़ाकर कहा, सही कहा तूने, मैं रिद्धिमा से प्यार नहीं करता और शायद कभी कर भी न पाऊँ, क्योंकि मैं अपने हिस्से का प्यार नंदिनी से कर चुका हूँ। ये सुनकर रोहित शॉक्ड हो गया और हैरानी से करण को देखने लगा। करण ने गुस्से से कहा, मुझे इस तरह से मत देख, क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ जो हमारे देश में किसी ने ना किया हो। इस देश में आज भी 70% शादी और अरेंज मैरिज होती हैं, तो मैं भी वही कर रहा हूँ। ये शादी 2 परिवारों को जोड़कर अपने बिजनेस को और मजबूत करने के लिए हो रही है। तो फिर तुझे कोई ज़रूरत नहीं है मेरी बहन से शादी करने की, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन की शादी एक ऐसे इंसान से हो जो उससे प्यार नहीं करता। रोहित ने गुस्से में कहा। ये सुनकर करण ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, एक भाई होने के नाते तूने एकदम सही फैसला लिया है। जाकर अपने फैमिली से बोल दे कि वो मेरे डैड को इस शादी के लिए ना कर दें, क्योंकि मैं खुद उन्हें ना नहीं कह सकता। रिद्धिमा की भलाई इसी में है कि वो मुझसे शादी न करे, और वैसे भी कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद रिद्धिमा से शादी करना गलत होगा। अच्छा यही होगा कि ये शादी ना हो, क्योंकि कल रात के बाद मैं चाहे कर भी रिद्धिमा को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर पाऊँगा। कल रात के बाद? रोहित ने हैरानी से पूछा। रोहित के सवाल पर एक बार फिर करण उसकी ओर पीट करके खड़ा हो गया। उसे वो सब याद आने लगा जो बीती रात हुआ था। रोहित ने गुस्से में पूछा, मैंने कुछ पूछा तुझसे? करण ने अपनी मुट्ठी बंद की और कहा, नंदिनी के जाने के बाद किसी से प्यार करना मेरे बस की बात नहीं है, पर फिर भी मैंने रिद्धिमा से शादी के लिए हाँ कह दी और ये भी तय कर लिया था कि इस शादी में प्यार को छोड़कर वो सब कुछ होगा जो एक शादी को सफल बनाने के लिए ज़रूरी होता है। पर कल रात मैंने ये महसूस किया कि मेरी ज़िंदगी खतरों से भरी पड़ी है, इसलिए अच्छा यही होगा कि ये शादी न हो। तुम्हारी तरह रिद्धिमा भी मेरी दोस्त है, इसलिए मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि उसकी खुशियाँ मेरी वजह से छिन जाएं। इसलिए तुम रिद्धिमा और अपने घर वालों से कहो कि इस शादी से इनकार कर दे। उसी में सबकी भलाई है। उसके बाद मैं डैड को संभाल लूँगा। इतना कहकर करण ने टॉवल उठाया और वॉशरूम में चला गया। उसके जाते ही रोहित बेड पर बैठकर सोच में डूब गया। उसने मन ही मन खुद से कहा, समझ नहीं आ रहा कि
करण की इस हरकत पर मुझे नाराज़ होना चाहिए या खुश होना चाहिए? नाराज़गी इस बात से कि शादी 20 दिन पहले वो ये शादी करने से इनकार कर रहा है, और खुश इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसने अपने दिल की बात मुझे साफ साफ कह दी। पर कुछ भी करने से पहले मुझे एक बार रिद्धिमा से बात करनी होगी। इतना कहकर रोहित गुस्से में वहाँ से चला गया।